The honor and privilege to be able to sit in front of you, Yeah, talk thank to you. you. So you are a very learned person, PhD Kind in of. neuroscience, researcher, investigator. So how did you manage all these departments? Actually, today I am a social activist. I'm not a scientist today. I have been a scientist in Banassi University, then University of Pennsylvania Medical School, and then Mars Mission. It's my history, but I'm very much interested in fields today. And I also work for medical students. I teach behavioral neuroscience, practical psychiatry, and psychopharmacology to medical students in America. Just to keep my passion alive. And otherwise, I'm a social activist working for my society, for which I can be from America. So you were a scientist, who are you a social? I've been, yes. Sir, as we know that you have made the Mars mission in USA, Yes. which would be very thrilling. Sir, kindly share because you have thrilling experience. Actually, I'm working as a scientist, precisely neuroscientist for that mission. You might be knowing that America is sending astronauts to Mars in coming years. So today, 24 groups are working worldwide in different countries, like in Nepal, they are on Everest also. And in Canada and other places like on Equator, they imitate the conditions they will find on Mars. And there's a lab in the university, I forgot that. हाँ, Princeton University, sorry. Princeton University में एक microgravity lab है जिसमें they do experiments on microgravity. fMRI implant कर देते हैं और माइक्रोग्रेविटी की कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस करके और उनका इम्पैक्ट देते हैं स्ट्रेस पर. सो मैं जो काम कर रहा था मार्स मिशन के लिए, तो वो था, आपको थोड़ा सा मैंने बताया, आपने सुना था वहाँ पर, मैं फिर से बता देता हूँ. एक्चुअली एक स्काई लैब करके एक स्पेस स्टेशन था रशिया का, स्पेस में वो घूमता रहता था और जो एस्ट्रोनॉट्स थे वहाँ जाकर एक्सपेरिमेंट्स करते थे. तो एक बार ऐसा हुआ कि एक एस्ट्रोनॉट जो था वो बहुत लंबे समय तक वहाँ रह गया. सो अगर आप अपने सोसाइटी से, फैमिली से दूर है, आइसोलेटेड है, एक स्पेशल कन्फाइनमेंट है, मतलब छोटे से इस एरिया में आपको लगातार रहना है, आपको रिक्रिएशन के बहुत सारे साधन नहीं है और तरह तरह के, जैसे आप स्पेस में चले जाओगे तो दिन और रात नहीं होता है. यू अंडरस्टैंड दैट? है, टाइमलेसनेस हो जाती है. ये सारी चीज़ें अभी हमें महसूस नहीं होती. जब हम उन कंडीशंस में पहुंचते हैं तो हमें बहुत तनाव होता है. तो तनाव से आपका जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे आपका लर्निंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग नाउ, वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है. तो अगर आपका डिसीजन मेकिंग जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे मामले में, कभी कोई अगर इमरजेंसी आती है और आपको कोई कदम उठाना है, आपको डिसीजन लेना है, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको कदम उठाना है कि क्या कर रहे हैं कि जिससे ये जो एक्सपीडिशन है वो बच जाए. हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ दिया जाता है हर एक्सपीडिशन में, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वर्क्स एंड कैन सेव द एक्सपीडिशन. तो अगर आपका जैसे व्हाइल गोइंग टू मार्स इट माइट टेक 7 months. अभी जितने प्रोजेक्टाइल्स जितना तेज चलता है रॉकेट्स, उस हिसाब से इट वुड टेक 7 months. At least 7 months. So 7 months is a long time, and a feeling that you are going away, kilometers away from Earth, your own land, your family, your society, your country, and other things. You feel a lot of stress. तो फिर वही मैंने बताया कि स्ट्रेस जो है वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को कम्प्रोमाइज़ कर देता है, मेनली डिसीजन मेकिंग. तो अगर मान लीजिए कि ये जो मार्स मिशन है ये डिकेड से चल रहा है, अमेरिका उसकी तैयारियाँ कर रहा है, हम तमाम साइंटिस्ट आए चले गए, उसमें बहुत सारी लाइफ्स गई. जैसे जब मैं काम कर रहा था तो एवरेस्ट पर एक स्टॉर्म आया, उसमें साइंटिस्ट मर गया. तो ये सब, उसके बाद फिर बिलियंस ऑफ डॉलर और सबसे माइटी मिशन है नासा का. तो वो किसी भी हालत में नहीं चाहता अमेरिका, नासा की, वो कंप्रोमाइज़ हो किसी भी तरह से. तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स रखे हुए हैं जो तरह तरह के सब्जेक्ट पर स्टडी कर रहे हैं, रेडिएशन पर, इस पर.
Our work was to find countermeasures जो कि स्ट्रेस तो होगा, लेकिन उसको करने से जो मैं कोई मॉलिक्यूल है जैसे दवा या कुछ और है ना ऑल्टरनेट, उससे जो स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है वो परमिसिबल लिमिट में रहे, जिससे डिसीजन मेकिंग ना बिगड़े या उसका जो मेंटल कैपेबिलिटी है एस्ट्रोनॉट्स की कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो वो काम हमें सौंपा गया था और हमने तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मॉलिक्यूल का मतलब कि ऐसी दवाएं जो मार्केट में नहीं आई हैं उनका टेस्ट होता है पहले जानवरों पे होता है, रैट्स पर और गिनी पिग्स पर, फिर प्राइमेट्स का मतलब है चिंपैंजीज एंड मैकाक्स मतलब बंदर, इस पर होता है। उसके बाद फिर क्लिनिकल ट्रायल्स में जाता है। तो जब वो लंबा ट्रायल से गुजरता है, इस तरह के 5 स्टेजेस से गुजरता है, तब जाके वो मेडिसिन बनता है। सो नासा जो काम करता है अपना कोई भी फिजिक्स रिलेटेड या मेडिसिन रिलेटेड या कुछ भी, वो पहले अपने मिशन के लिए यूज़ कर लेता है, उसको फिर बेच देता है मल्टीनेशनल्स, तो फिर हम लोग जैसे लोगों के लिए मार्केट में आ जाती है। फिलहाल तो हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल ऐसा आइसोलेट किया जो आपका हाइब्रिड फंक्शन है, उनको जो डैमेज होता है स्ट्रेस की वजह से, उसको 68% तक वापस इम्प्रूव कर देता है। 68% इज़ अ गुड नंबर इस मामले में, क्योंकि जो तमाम मेडिसिन कंपनीज हैं वो उन्होंने अपनी मेडिसिन इंट्रोड्यूस कर रखी है जो 20-22% का दावा करते हैं, या उतना ही होता है, वो भी सच है कि झूठ है पता नहीं, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट में पाया कि 68% तक वो उसको वापस इम्प्रूव कर देता है। तो ये हमारा वहाँ पर एक्सपेरिमेंट था और बहुत तरह से किया, जैसे इक्वेटर पर या स्नो के नीचे या फिर माउंटेन की हाइट पे, जैसे कि एवरेस्ट पर, तरह से। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब हम नासा के मिशंस को ज्वाइन करते हैं साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट, तो हमसे लिखवा कर ले लिया जाता है कि हम नासा का जो इंटरफेस है जनरल पब्लिक के लिए, वर्ल्ड के लिए, वहाँ से नासा बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं नासा के, वो कभी भी अपने लेवल से डिटेल, जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, कभी नहीं बताते किसी को भी। सो आई हैव साइंड दैट एग्रीमेंट विद नासा, और अब मैं नासा से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। ओकेजनली मैं उनको प्रोग्राम्स लिख के देता हूँ यहाँ से अगर ज़रूरत पड़ती है तो, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे जॉब दिया, इतना हैंडसम जॉब दिया, और मुझसे प्रॉमिस मांगा कि मैं किसी से कभी डिस्क्लोज ना करूँ माइन्यूट डिटेल्स, तो आई कैन नॉट टेल यू ऑल दैट। लेकिन हमने एक मॉलिक्यूल आइसोलेट किया जो कि अब और आगे की ट्रायल फेजेस में चल रहा है, और आगे चलकर वो एक दवा बन जाएगा जो तनाव को घटाएगा। और कुछ Sir, you are a brand ambassador of Swachh Bharat Mission. Yes, I am. And United Nations Environment program, yes. So, sir, we are seeing today that the global warming is increasing day by day. You're right. So, what steps we could take to save our environment? देखिए, आई वुड से कि जो कार्बन फुटप्रिंट्स आप समझते हैं, किसी भी प्रोसेस में कार्बन जनरेट होता है जो एटमॉस्फेयर में रहता है, और वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। कार्बन सो कर लेता है हीट को और रोक देता है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग और हमारा जो क्लाइमेट है वो बदल जाता है। जैसे कि आपका जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है, उस पर कैप है आइस की, है ना, वो सेंचुरीज पुरानी है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जैसे जैसे वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे वो पिघल रहा है, तो उससे जो आपका सी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो क्लोजल कंट्रीज हैं, सिटीज़ हैं, वो कोस्टल, वो खतरे में आ गए हैं, है ना। ऐसे ही बढ़ता रहा तो कुछ समय के बाद हम, जैसे इटली है, सिसिली है, या बॉम्बे है ना, श्रीलंका है, इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे वाटर में, है ना। एक तो ये है। दूसरा जो हमारा क्रॉप्स है, क्रॉप्स का जो साइकिल है वो बहुत डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, है ना, डे एंड नाइट साइकिल पर और टेम्परेचर पर क्रॉप्स बहुत डिपेंड करती है। तो अगर हमारी जो क्लाइमेट है या डे एंड नाइट साइकिल है, टेम्परेचर है, वो अल्टर हो जाता है इन कारणों से, तो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इस अर्थ पर भुखमरी टाइप किया जाएगी, ये हमारा जो खाना है बहुत महंगा हो जाएगा। तो जो डिप्राइव क्लासेस हैं वो कैसे जिंदा रहेंगे, है ना, ये भी है। उसके बाद फिर
नेचुरल कैलेमिटीज़, जैसे आपने 3 साल पहले करीब देखा होगा कि केरल में बाढ़ आई थी भयंकर वाली, केरल पूरा का पूरा लगभग डूब गया था, बहुत डेथ्स हुई थी, है याद है आपको? सिर्फ वही नहीं है, वर्ल्ड वाइड कभी जहाँ पर कभी बारिश नहीं पड़ी, अभी मिड ईस्ट में बारिश पड़ी बहुत ज़्यादा, है ना, और कहीं पर ऐसा हो रहा है कि टेम्परेचर 50s के बाद बाहर चला जा रहा है, कहीं पर स्नोफॉल इतना भयंकर, जैसे अमेरिका में 2 साल से भयंकर स्नोफॉल हो रहा है ना, अब नॉर्मल हो रहा है। तो ये जो इतना चेंज हो रहा है क्लाइमेट में, ये सारा का सारा हमारा बनाया हुआ है। हम ह्यूमन सिर्फ एक स्पीशीज, सर हमारे पास लाखों स्पीशीज हैं अर्थ पर, लेकिन सारी स्पीशीज बस उतना लेती हैं नेचर से जितना उनको जरूरत होती है, सिर्फ उतना लेते हैं। आपको मैं बताऊं कि जैसे मैंने देखी है, डॉक्यूमेंट्स देखी हैं जिसमें जो लायन है, जैसे लायन इज द टॉप मोस्ट फिगर इन फूड साइकिल, फूड पैरामिड, तो वैसे अगर लायन दिखेगा तो सारे के सारे जानवर भाग जाते हैं, द हर्बीवोर्स। लेकिन अगर उनको ये आइडिया हो जाता है कि लायन का पेट भरा हुआ है, तो यू कैन सी डियर्स एंड ऑल रोमिंग अराउंड, और वो उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो ये नेचर है, ऐसा भगवान ने बनाया था। लेकिन हमारा जो ग्रीड है, हमारा है ना, ह्यूमन ग्रीड जो है, वो हमें चैन नहीं लेने देता है, वो और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है नेचर को हर तरह से, है ना, माइनिंग है, ग्रेजिंग है, या फिर आपका डिफॉरेस्टेशन है टू गेट एक्स्ट्रा लैंड, और आपका जो आप उसको डेवलपमेंट कहते हैं, उसे प्रोग्रेस कहते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, या कारखाने बनाए जा रहे हैं बहुत सारे, और ये सब चीज़ें, तो उससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, उससे पोल्यूशन बढ़ता है, उससे जो हमारी इकोलॉजी है वो बदल जाती है। हम इकोलॉजी बदलते हैं, लेकिन इकोलॉजी में जो और बाशिंदे हैं, जहाँ तक कि कीड़े भी हैं, उसमें सारे के सारे प्रभावित होते हैं ह्यूमन ग्रीड की वजह से। तमाम स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है केवल ह्यूमन ग्रीड की वजह से। तो जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, वहाँ से डायरेक्टर आई थी, और उन्होंने एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई थी जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन था का, एंड वी वर मेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट। और लार्जली काम इस समय जो है वो कर रहे हैं ओशन के प्लास्टिक पोल्यूशन को बचाने के लिए। Millions of tons of plastic goes into ocean every year throughout the world, और वो ओशन इकोलॉजी को बदल रहा है, बिगाड़ रहा है। आपको पता है कि वो तमाम तरह के केमिकल्स रिलीज करता है अर्थ में, एयर में, वाटर में, जो कि खतरनाक होते हैं। इवन दे आर सो डेंजरस कि उनसे कैंसर भी होता है, और वो इसी तरह से इस इकोलॉजी को भी बर्बाद करते हैं। तो वो इस तरह का काम कर रहा है, और हम लोग अपनी तरह से अवेयर करते हैं लोगों को कि थैली लेकर चलें, है ना, एक थैला लेकर चलें, प्लास्टिक को अवॉइड करें हर लेवल पर, और रिफ्यूज़, रीयूज़, और ये जो 3 आपके फ्रेजेस हैं उसको बार बार हम करते हैं। यही काम वर्ल्ड वाइड हो रहा है, 144 देश उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं लगातार। बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और एक अच्छा खबर मैं आपको बताऊं कि आपको ओजोन लेयर पता है? तो पोल के ऊपर ओजोन लेयर में छेद हो गया था बहुत बड़ा, बहुत सालों से था, डिकेड से था, लेकिन अब भी ओजोन लेयर का वो जो छेद है वो भरने लगा है। दिस इज सो सूदिंग, नंबर 1। नंबर 2, जो इफर्ट्स किया है एक्टिविस्ट ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट कैप है, फॉरेस्ट कवर है अर्थ का, इवन इंडिया का, वो बढ़ा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। लेकिन अगर आप आज सारी की सारी ह्यूमैनिटी को वॉश कर दें, अर्थ से ख़त्म ही कर दें सारी ह्यूमंस को, वही तो एक कारण है बिगड़ने का। तो अगर आप आज के दिन सारी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दें, तो उसके बाद भी 100-125 साल लगेगा अर्थ को वापस ऐसा होने में जैसा कि 100-125 साल पहले थी। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था अभी पीछे हमारे, है ना, उसको 50-55 कहते हैं, 70 या 80 साल हुआ होगा शायद। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप से शुरू हुआ, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। उसकी वजह से ज़्यादा तेज़ी से पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, और उसमें भी अब तमाम काउंटर मेजर्स लगाए जा रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूशन जो कम से कम रिलीज हो। कुछ दूसरा एक और था, जो मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ आगरा स्वच्छ भारत मिशन का,
तो उसमें मैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, कॉलोनीज़ में और बाज़ार में, है ना, धार्मिक जगहों पर जाता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने सॉलिड वेस्ट को मैनेज करें, गार्बेज को कि कहाँ डालें, कहाँ ना डालें, कैसे डालें, सेग्रीगेशन करें। जैसे हरा जो वो होता है किचन वेस्ट जो होता है, जैसे छिलका, ये सब चीज़ें, वो हरा होता है तो नहीं जाना चाहिए सॉलिड वेस्ट में। उसको आप कहीं पर गाड़ दें तो वो आपका खाद बन जाता है और 60% से ज़्यादा कूड़ा कम हो जाता है डंप करने के लिए। और किस तरह से उसको मैनेज करें, किस तरह से आप कम कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, जिससे कि आपका एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। और सर डॉक्टर आसिम मिश्रा से एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि 50% ऑफ द डिजीज़ आर ड्यू टू दिस मैस अराउंड अस। तो हमारा जो वैल्यूबल मनी जो हमारे पेरेंट्स अर्न करते हैं, हम अर्न करते हैं, वो बीमारियों में ख़राब हो जाता है। उससे हम कुछ और अच्छा काम कर सकते थे, तो वो गंदगी की कूड़े की वजह से हमें बीमारियाँ होती हैं, उसकी वजह से सब बर्बाद हो जाता है पैसा। सो अगर हम हेल्दी रहेंगे तो एक तो हमारे लिए अच्छा है, प्रोग्रेस करेंगे, और दूसरा वो पैसा हमारे और किसी अच्छे काम में लग सकता है। ये सारी चीज़ें मैं उन लोगों को बताता रहता हूँ। और कुछ So it's very interesting to know that you are a linguistic. हाँ, but you know, जब मैं BHU में था तो उस समय मैंने सबसे पहले जापानीज, फिर अरबिक, फिर फ्रेंच। जैसे हमारा दिन का काम जो होता था अपना पढ़ाई का, उसके बाद फिर हम शाम क्लासेस में 1 घंटे तक ये क्लास करते थे, है ना, जापानीज, अरबिक, फ्रेंच। ये बारी बारी एक साल मैंने किया। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था, एग्ज़ाम हुआ, वाइवा हुआ और उसके बाद डिड इट। तो ये जो हिंदी और इंग्लिश तो सभी जानते हैं कि उर्दू मैंने खुद से सीखी है ना, अरबिक से थोड़ी मिलती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इसकी वजह से मुझे क्यूरियोसिटी हुई तो मैंने उर्दू सीख लिया। और भोजपुरी जस्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम ईस्टर्न यूपी, सो इट्स नेचुरल इन मी। और ब्रज पे रहता हूँ तो ब्रज आती है, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ 3 लैंग्वेज मैंने सीखा है, BHU में सीखा, एग्ज़ाम दिया है और अच्छी तरह से पास किया है। So don't you find it difficult? नॉट एट ऑल। आपको अगर मन है करने का, जैसे मैं पूरे दिन तो दूसरे काम करता था, रात में जाता था, क्लासेस करता था, समय निकालता था, उस समय मैं कुछ और भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ पर मौका मिला तो लैंग्वेज सीख ली जाए। तो आप अपने को ना, जितना आप अपने को ब्रश करेंगे उतनी आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, आपका जो ग्लोबल हो जाता है आपका ये। सो आज है ना कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कि आई नो सो मेनी लैंग्वेजेस। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता तो क्या हुआ, लेकिन हाँ जब मैं किसी फ्रेंड से मिलूंगा तो थोड़ा टूटी फूटी लेकिन बात कर पाऊंगा ना, या जापानीज से या अरबिक से, आई विल मैनेज दैट ना, तो क्या बुराई है। There are many students which wants to aspire or which wants to be like you or want to be a neuroscientist. So what advice you want to give to them? बाहर भी मैंने बोला था, देखिए एक्चुअली आप जितने बड़े हैं उतने बड़े से आपका एक बन जाना चाहिए, आप है ना, बहुत कंपटीशन होते हैं। तो इसके लिए आपको आज से ही पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या, है ना। और यही नहीं कि हमें चाहिए तो सबको ही ना, लेकिन मिलेगा किसे, ये मैटर करता है ना। मिलेगा उन्हें जो फोकस्ड होंगे, जो उस तरह का हार्ड वर्क कर रहे होंगे, गो क्रेजी अबाउट इट। आपको पागल होना पड़ेगा उसको पाने के लिए, इतना ज़्यादा आपको मेहनत करनी है और कोई शॉर्टकट नहीं, कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं, आप कर नहीं सकते नहीं तो, है ना। तो इसलिए अपना इफर्ट करिए, उस डायरेक्शन में करिए, लगातार उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाइए, सोचिए, समझिए, करिए, है ना। और जैसा बच्चे को मैंने बताया था, वो स्पेस से रिलेटेड जो पूछ रही थी, तो आपने जो एम बनाया है, उस एम में जो लोग आगे बढ़े हुए हैं, जैसे सर डॉक्टर है, तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, आगे चलकर MBBS करना है, आगे उससे बढ़ना है, तो फिर जो आपकी रीच में डॉक्टर्स हैं उनसे बात करिए, उनसे मिलिए। इवन यू कैन कनेक्ट विद डॉक्टर्स इन अमेरिका, फ्रांस, जापान, एवरीवेयर, एनीवेयर। तो आपके पास ये है जो कि आपको अवेलेबल है, तो आप ऐसे बैठ के बात कर सकते हैं और बहुत चीज़ें पता लगती हैं उससे जो आपको नहीं पता होती। बाकी का अगर आप और चाहते हैं तो और भी रास्ते हैं बहुत सारी, जिससे कि आप, लेकिन रिसोर्स को लगातार नॉक करिए आप, है ना, उससे आपको और नई बातें पता लगेंगी और आपको वो लाइट मिलेगी, जिससे आप उस वे पे ट्रेवल करना आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और डोंट गिव अप, क्योंकि ना आपको मैंने जैसे कहा कि अभी मैं आगरा जाना है वापस, तो मैं यहाँ बाहर खड़ा आ जाऊँ तो दिखेगा नहीं आगरा,
तो क्या करो कि अरे यार पता नहीं कहाँ है आगरा, कैसे जाऊँगा, 4 कदम चलूंगा तो वो मोड़ दिखाई देगा, तो फिर वो हाईवे दिखाई देगा, फिर और दूर जाऊँगा, फिर मेरा गोल मुझे दिखने लगेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि गोल तुरंत आपके सामने आ जाए, यू हैव टू वर्क फॉर इट। और एक एक कदम उसके आप बढ़ेंगे तो फिर पीछे आपको लगेगा इट्स इजी, है ना। फोकस रहिए, डिटरमाइंड रहिए, कभी भी अपनी नज़र से अपने को हटने मत दीजिए। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको किस समय क्या करना है, रोज या एक हफ्ते में क्या करना है, आपको पता होना चाहिए और करना ही है आपको। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास हुई आज फिजिक्स के, इसमें जो भी पढ़ाया गया, अगर आप घर जाके उसको दोबारा से देखते हैं, दूसरे दिन जाके फिर क्या पढ़ाया गया था वो भी देख लेते हैं, अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या अभी किया गया था और आगे कल क्या होने वाला है, वो आप उतने से पकड़ नहीं पाएंगे। छोड़ते जाएंगे तो वो हीप बन जाएगा, मैस जो आप नहीं उसे संभाल पाएंगे, बढ़ता जाता है ना बैकलॉग। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रोज जितना चाहिए उतना करना है, ये हो गया। लेकिन अब इसमें ये भी नहीं है कि आप रिक्रिएट ना करें, क्योंकि अगर आप रिक्रिएशन नहीं है आप कुछ लेंगे तो फिर आप बोरिंग हो जाएगी लाइफ, है ना। मोनोटोनी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, आपका जो फोकस है वो हटा देती है, आपका इंटरेस्ट जो है उसे ख़त्म कर देती है। तो इसलिए ब्रेक्स इन योर स्टडीज, इन योर डेली रूटीन, और आपका वो क्या कह रहा था मैं, हाँ, रिक्रिएशन, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो सकता है, आप अपने अच्छे मन के दोस्तों से बात कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो, 100% पॉजिटिविटी आपके आसपास होनी चाहिए, है ना। तो वो दोस्तों से बात करिए, कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हैं या आउटडोर अगर आप खेलते हैं तो खेलिए थोड़ा सा, उससे आप दोबारा एनर्जाइज हो जाएंगे, रिजनरेट हो जाएंगे, है। तो वो बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक ऐसे ही होता है। Thank you sir, it was a great experience. थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा कि मैं कुछ बता पाया आप लोगों को, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग जो चाहते हैं वो आप बने अपनी एफर्ट से, और हम आपका इंटरव्यू करें।